बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक इमेजिनेशन में लेके जाता हूं कि फ़र्ज़ करें आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के जज हैं। आप एज अ जज अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो आपके सामने दो चोर एक केस लेके आ जाते हैं। अब उनमें से एक कहता है कि हमने चोरी की थी फ़लाँ जगह से और हमें इतना माल मिला, लेकिन जो बी है उसने 3 हिस्से रख लिए और मुझे एक हिस्सा दे दिया। तो अब आप हमारे दरमियान फ़ैसला कर दें। तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे, यही सोचेंगे कि मैं यहाँ चोरों के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं यहाँ ऐसे लोगों के लिए बैठा हुआ हूँ जो ख़ुद भी इंसाफ करें और आके फिर मेरे से इंसाफ मांगें। तो जो लास्ट मैक्सिम हमने पढ़ा था वो था कि ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, यानी कि जो बंदा ये चाहता है कि उसको इक्विटेबल रिलीफ मिले तो वो इस बात के लिए भी राज़ी होना चाहिए कि वो डिफेंडेंट को इक्विटेबल रिलीफ दे। तो दिस वाज अबाउट द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि जो पिछला मैक्सिम था दैट वाज अबाउट द फ्यूचर कंडक्ट कि जो इक्विटी की कोर्ट है वो चूँकि कंसाइंस फेयर और जस्ट वाले प्रिंसिपल पे चलती है, वो ये चाहती है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो हैं दो ही फ्रीक होते हैं मुकदमे में। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो कि इक्विटेबल रिलीफ डिमांड कर रहे हैं, इन दोनों का जो करैक्टर होना चाहिए एज पर केस वो फेयर और जस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन दोनों में से किसी एक का जो होगा वो फेयर एंड जस्ट नहीं होगा, तो काम ख़राब है। इनका जो करैक्टर होना चाहिए एज़ पर केस वो फेयर एंड जस्ट होना चाहिए और इनको इक्विटी करने के लिए तैयार भी होना चाहिए, यानी कि फ्यूचर कंडक्ट्स जो हमने पहले पढ़ा कि ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, यानी कि जो इक्विटेबल रिलीफ लेना चाहता है उसे चाहिए कि इक्विटेबल रिलीफ पास भी करे, यानी कि फ्यूचर कंडक्ट का प्रॉमिस भी करे। बट आज जो हम मैक्सिम पढ़ने जा रहे हैं वो है ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड, यानी कि जो इक्विटी के पास आए वो साफ़ सुथरे हाथों से आए, सेफ गार्ड से हाथ धो के आए। तो साफ़ सुथरे हाथों से आए का मतलब ये है कि उसका जो पास्ट कंडक्ट है वो ठीक होना चाहिए। जैसे कि मैंने लेक्चर के आगाज़ में आपको एग्जांपल दी कि दो बंदे चोरी करके आपके पास आ जाते हैं कि हमारे दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुई है तो आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उनके जो हैंड हैं वो गंदे हैं, वो क्लीन नहीं है क्योंकि वो चोरी करके आए हुए हैं। अब चोरी करके आए हुए बंदे को आप क्या इंसाफ देंगे? तो ये वाला जो हमारा मैक्सिम है ये प्लेंटिफ के पास्ट कंडक्ट के बारे में है। इक्विटी चूँकि फेयर और जस्ट प्रिंसिपल पे चलती है, तो ऐसी सूरत में अगर आपका अपना कंडक्ट जो है वो इक्विटेबल नहीं है, जस्ट नहीं है, फेयर नहीं है, तो आप इक्विटी से कोई रिलीफ डिमांड नहीं कर सकते। दिस वाज अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन। अगर आप इसकी एप्लीकेशन में आएँ तो इसकी जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम इक्विटी के लेक्चर में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती क्या है। अब ए और बी इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। बी एक ठेकेदार है और ए उससे अपनी कोई बिल्डिंग बनवा रहा है।
अब इन दोनों का आपस में बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है। अब ए चला जाता है कोर्ट एज अ प्लेंटिफ। अब ए जाके कहता है कि जी बी जो है वो मेरी ज़मीन पे घर जो मेरी बिल्डिंग बना रहा है वो उसने आधी बनाई है और आधी छोड़ दी है। अब बी जाके कहता है कि भाई इसने जब मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद से इसने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया और मैंने जो काम किए हैं वो सारे के सारे अपने खर्चे पे किए हैं। तो ऐसी सूरत में मैं कैसे इसकी बिल्डिंग बनाऊं? तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप करवाना चाहते हैं तो आपके अपने हैंड क्लीन होने चाहिए। आपका जो अपना करैक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकुलर केस वो फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है ट्रस्ट के मामले में। अब ट्रस्ट में ये है कि ए ने बी के पास कोई प्रॉपर्टी रखवाई फॉर द बेनिफिट ऑफ सी। ए ने बी से कहा कि जब सी 18 साल का हो जाए तो ये प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब सी ने क्या किया? सी जो कि 16 साल का है उसने 18 साल का फ्रॉडुलेंटली एक सर्टिफिकेट बनवा लिया। अब वो सर्टिफिकेट बनवा के चला गया कोर्ट कि मुझे अब ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रांसफ़र की जाए क्योंकि मैं 18 साल का हो गया हूँ जबकि था वो 16 साल का। अब ऐसी सूरत में जो सी का कंडक्ट है, डिमांड तो वो इक्विटेबल रिलीफ कर रहा है क्योंकि ट्रस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी कॉमन लॉ कोर्ट्स। ट्रस्ट इन्फोर्सेबल सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कोर्ट्स में होता था। अब वो डिमांड तो इक्विटेबल रिलीफ कर रहा है बट वो खुद फेयर एंड जस्ट नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। अगली जो इसकी एप्लीकेशन है जो मैंने सबसे पहली आपको एग्जांपल दी, फ्रॉड सॉरी ये पहली एग्जांपल नहीं, ये दूसरी चीज़ है कि अगर आपने कोई कंट्रैक्ट फ्रॉडुलेंटली किसी से किया है, यानी कि कंट्रैक्ट करने से पहले आपने उससे फ्रॉड किया है, तो ऐसी सूरत में आप जाके उस कंट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो ये इसकी तीसरी एप्लीकेशन है। अगली इसकी जो एप्लीकेशन है वो है इल्लीगैलिटी। इल्लीगैलिटी की जो पहली एग्जांपल लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने आपको दी, एक तो वो एग्जांपल है कि 2 चोर हैं, उन्होंने चोरी की कहीं पे, तो बाद में डिस्ट्रीब्यूशन पे, चोरी के माल के डिस्ट्रीब्यूशन पे उनका झगड़ा हो गया, तो वो कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते कि हमारे दरमियान इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए क्योंकि उनके अपने हैंड क्लीन नहीं है। उन्होंने जो ये काम किया है वो चोरी से किया है जो कि फेयर एंड जस्ट नहीं है। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो इस्लाम के मुनाफी है वो आप नहीं कर सकते, ऐसा कंट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपने कंट्रैक्ट कर लिया शराब की सप्लाई का, ए और बी ने आपस में, ए ने बी से कहा कि आपने मुझे रोज़ की 50 बोतलें शराब की देनी हैं जो कि मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब बी ने कुछ दिन तो दी, बाद में बी मुकर गया। अब ए कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कंट्रैक्ट किया गया हुआ है जो कि इल्लीगैलिटी पे डिपेंड करता है। उन्होंने एक इल्लीगल कंट्रैक्ट किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में भी उनको इक्विटेबल रिलीफ नहीं मिलेगा। These were the applications of this maxim कि he who comes to equity must come with clean hand. Now we will come to the exceptions
कि कौन कौन सी जगह पे ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा। इसकी एक्सेप्शंस में जो पहली एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर आपने वो वाला काम जो आपको इक्विटेबल रिलीफ लेने से दूर कर रहा है वो एज अ पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक पॉलिसी के तहत किया है तो आप इक्विटेबल रिलीफ डिमांड कर सकते हैं। यानी कि अगर एक पब्लिक पॉलिसी है और आपने पब्लिक पॉलिसी पे चलते हुए वो काम किया है तो आप इक्विटेबल रिलीफ डिमांड कर सकते हैं। अगर आप इसकी वो जो सबसे पहले मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ली कि ए और बी उनके दरमियान बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर कोई ऐसी पब्लिक पॉलिसी है कि जब तक बिल्डिंग बन नहीं जाती तब तक ए पे नहीं करेगा तो ऐसी सूरत में उनका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाएगी। यानी कि पब्लिक पॉलिसी की बेस पे अगर आपने वो काम किया है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। अब इसमें दूसरी जो एक्सेप्शन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट और याद रखने वाली है कि जो प्लेंटिफ का करैक्टर एज अ होल जो है उसको जज नहीं किया जाएगा। प्लेंटिफ का करैक्टर सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलरली केस की तरफ से जज किया जाएगा। अब ए और बी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कोई भी, फॉर एग्जांपल, तो ए अगर उसको एनफोर्स करवाने जाता है तो बी ये नहीं कह सकता कि जी ये तो शराबी है, मैं नहीं करता इन्फोर्स, इसके तो हैंड ही क्लीन नहीं है, कि जी ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता, मैं नहीं करता इसको इन्फोर्स, कि जी ये तो चोर है, मैं नहीं करता इन्फोर्स। तो उसके जनरल करैक्टर पे दो चीज़ों की चीज़ें होती हैं, एक जनरल, पार्टिकुलर। जनरल करैक्टर में उसका पूरे का पूरा करैक्टर आ जाएगा, बट अगर पार्टिकुलरली आपने केस का करैक्टर लेना है तो केस के करैक्टर में उसका सिर्फ और सिर्फ केस का करैक्टर आना चाहिए, ना कि जनरल करैक्टर, जनरल बिहेवियर पे उसके बात होनी चाहिए। तो अगर पार्टिकुलरली केस के मुतल्लक उसके हैंड क्लीन नहीं है तो उसका मतलब इक्विटेबल रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर उसका जनरल बिहेवियर जो है वो सही नहीं है तो ऐसी सूरत में उसको इक्विटेबल रिलीफ मिलेगा। दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द मैक्सिमम। आज हमने पढ़ा कि ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड, यानी कि जो प्लेंटिफ के पास्ट कंडक्ट है वो फेयर एंड जस्ट होना चाहिए जब वो इक्विटी डिमांड कर रहा हो। पहले हमने पढ़ा था ही हु कम टू इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, तो वो प्लेंटिफ के फ्यूचर कंडक्ट के बारे में था। इसकी एप्लीकेशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी होगी जब आप अपने हिस्से का काम करके आए हुए हैं। अगर आपने अपने हिस्से का काम नहीं किया हुआ और दूसरे बंदे से उसके हिस्से का काम डिमांड कर रहे हैं तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ट्रस्ट में अगर आप फ्रॉडुलेंटली ये चाहते हैं कि अपनी एज बढ़ाकर आप ट्रस्ट को हासिल कर लें तो ऐसी सूरत में भी आपका काम नहीं होगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड पे मबनी है तो भी आपकी जो है वो इक्विटेबल रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर इल्लीगल आप कोई काम कर रहे हैं और इल्लीगल काम करके आप कोर्ट में चले गए हैं तो ऐसी सूरत में भी रिलीफ नहीं मिलेगा। एक्सेप्शंस में आ जाती हैं इसकी कि अगर आपका वो काम जो आपको ये इक्विटेबल रिलीफ लेने से मना कर रही है वो ऐसी सूरत में किया जो कि पब्लिक पॉलिसी है तो ऐसी सूरत में ये वाला मैक्सिमम मतलब अप्लाई नहीं होगा। और दूसरी जो इसकी एक्सेप्शन है कि आपका जनरल बिहेवियर काउंट होगा, ना कि आपका पार्टिकुलर बिहेवियर टू द केस काउंट होगा, ना कि आपका जनरल बिहेवियर काउंट होगा। तो ये आज का मैक्सिमम था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।